गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण के बारे में आप सभी जानते हैं, आपने शुरू से ही पढ़ा है। वर्ण जो होते हैं ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कौन सी क्लास पढ़ते हैं? नर्सरी क्लास पढ़ते हैं। फिर आप LKG, फिर HKG, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह आपके आगे क्लास बढ़ती जाती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि डायरेक्ट हम 5th क्लास में आ गए या डायरेक्ट हम 6th क्लास में आ गए, ऐसा नहीं होता। तो इसी प्रकार जो वर्ण होते हैं ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी जैसे का, आ, च, ये सब क्या है? वर्ण है। ठीक है, अब आपको वर्ण समझ में आ गया कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई का अर्थ होता है सबसे छोटी क्लास, सबसे छोटी इकाई होती है। जब तक हमें वर्णों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें शब्द बनाने नहीं आएंगे, और जब वर्णों से ही शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर ही वाक्य बनते हैं। इसलिए ग्रामर पढ़ते समय सबसे पहले हम वर्ण चैप्टर पढ़ते हैं। वर्ण के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जो बेसिक इकाई है हमारी वो वर्ण ही है। तो आप सभी को पता हो गया कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण जो होते हैं ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना। जैसे कि मैंने ये का, म और ल, का, म, ल, ये तीनों अलग अलग क्या हैं? वर्ण हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शब्द कैसे बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से, वर्णों से मिलकर ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। यानी वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जब तक वर्णों का क्रम सही होगा तो हमारे शब्द सही बनेंगे। अर्थात यदि वर्णों का क्रम में हमारा उलटफेर हो जाता है तो वहीं हमारे शब्द सही नहीं बनते, अर्थात वह शब्द जो होते हैं वो निरर्थक हो जाते हैं, उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। अब जैसे मैंने क, म, ल, ये 3 वर्ण लिखे हैं, इन तीनों वर्णों को मिलाकर एक शब्द बन गया कमल। कमल, इस शब्द का क्या है? अर्थ निकलता है। इस शब्द का क्या होता है? अर्थ निकलता है ना। तो ये शब्द हो गया सार्थक शब्द। ठीक है, कैसा शब्द हो गया? सार्थक। अब मैं इन वर्णों का क्रम उल्टा पुल्टा कर देती हूँ। अब जैसे मैंने लिख दिया ल प्लस क प्लस म। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? हमारा कौन सा शब्द बन गया? लकम। आप देखेंगे ये कोई शब्द नहीं है। क्यों शब्द नहीं है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इस प्रकार आपने देखा कि शब्दों के वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। फिर हम आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का जो समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है। ए, आ, ई, उ, ऊ, क, ख, ग, घ, घ, प से लेकर ज्ञ तक, ऐसे लेकर ह तक के जितने भी वर्ण होते हैं उन सब वर्णों के मतलब जब हम उनको क्रम वाइज लिखते हैं, क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं तो एक माला की तरह बन जाती है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, अर्थात वर्णों की माला। अब इस प्रकार हम देखेंगे आगे वर्णों के भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण मतलब 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और प्लुत। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक है, स्वर क्या होते हैं अब हम देखेंगे। अ से लेकर
स्वर देखिए, अ से लेकर अह तक भी जितने भी वर्ण होते हैं वो सब स्वरों में आते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग और अह। ठीक है, ये हमारे सारे क्या हैं, स्वर हैं। ठीक है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग और अह। इस प्रकार हमारे ये जितने भी हैं ये सब हमारे स्वर हैं। इस प्रकार आपके कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार स्वर आपके कितने हुए? 13। परंतु यहाँ आप देखिए ये अंग और अह जो हैं ये स्वरों के साथ हम लिखते हैं, परंतु ये स्वर नहीं होते। क्या होते हैं? ये अयोगवह होते हैं। ये अंग, ये अंग और ये अह, ये क्या होते हैं? ये होते हैं अयोगवह। इनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, पहले अभी हम स्वरों के साथ इनको समझ लेते हैं। तो इस प्रकार अब हमारे स्वरों की संख्या कितनी रह गई? 11 रह गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। ठीक है, ये जितने भी स्वर होते हैं वो सब क्या कहलाती हैं? मात्राएं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा स्वर का, ये तो हमने पढ़ा स्वर, वर्ण का भेद है स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जो क से लेकर य तक के जितने भी वर्ण होते हैं वो सब व्यंजन कहलाते हैं। पहले हम स्वरों को विस्तार से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, इतना मैंने अभी आपको बताया कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। यदि वर्णों का क्रम सही होता है तो उन शब्दों का क्या होता है? अर्थ निकलता है और वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और प्लुत। पहले हम स्वर के बारे में अच्छे से पूरा पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, तब आगे हम व्यंजन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए स्वर। उच्चारण की दृष्टि से जो स्वर होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर, दूसरा है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से स्वर जो होते हैं इसके 3 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे ज़्यादा समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अभी हमने देखो पूरी
पूरे स्वर लिखे थे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आ, अंग और आहा। ये हमने पूरे स्वर लिखे थे। अब हम इनमें से देखेंगे कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे ज़्यादा समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। सबसे ज़्यादा से मतलब होता है दुगना, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है। आ क्या है हमारा, दीर्घ स्वर है। इसमें दुगना समय लिखा है लगा है, यानी दो अ मिलकर क्या बनते हैं, आ बनते हैं। यानी इसमें क्या हुआ, किसी भी शब्द को उच्चारण करते समय जब आ की ध्वनि आती है तो वहाँ दुगना समय लगता है। इसी प्रकार ये ई, फिर ए, फिर ओ, सॉरी पहले ऊ आएगा, इधर भी मैंने बड़ा ऊ भूल गई लिखना, सॉरी आ, ई, उ, ए, ऐ, 5, 6, 7। तो ये हमारे क्या हैं, ये सातों हमारे क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे सातों क्या है, दीर्घ स्वर है। इस प्रकार दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7। अब देखिए ऋस्व स्वर। ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर यानी ऋस्व का अर्थ होता है छोटा। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ऋस्व स्वर कहते हैं। अब ऋस्व स्वर कौन कौन से होते हैं यहाँ हम देखेंगे। अब हमारा क्या बचा, अ हमारा ऋस्व स्वर है, ई हमारा ऋस्व स्वर है, उ हमारा ऋस्व स्वर है और री हमारा ऋस्व स्वर है। हमने कहा था अंग और अह जो है वो हमारे अयोगवाह होते हैं, स्वरों के साथ लिखे जाते हैं परंतु स्वर होते नहीं हैं। इस प्रकार स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, है ना। अब आप देखिए 7 हमारे कितने दीर्घ स्वर हैं और 4 हमारे कितने स्वर, कौन से स्वर हैं, ऋस्व स्वर है। और 7 और 4 का आप प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 11। तो 11 यानी आप इससे कंफर्म हो गए कि हमारे स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, अर्थात सबसे अधिक समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, हम ओम बोलते हैं तो ओ इस तरह की आवाज़ आती है। तो ओ म तक पहुँचने में हमें क्या हुआ, इस बीच में इस टाइम पीरियड में हमको तिगुना समय लगा। इस तरह के प्लुत स्वरों का ज़्यादातर प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है। तो इस प्रकार हमने स्वरों के बारे में पढ़ा कि स्वर क्या होते हैं। मेरे ख्याल से आपको स्वरों का बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ,
अब मात्रा देखिए, मात्रा किसे कहते हैं? मात्राएं, जो स्वरों का बदला हुआ रूप होता है उसे हम मात्रा कहते हैं। हमने अभी जितने भी स्वर लिखे थे, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, आओ, ठीक है। अब इनका बदला हुआ रूप कौन सा होता है? अ जो है, ये अ जो होता है अमात्रिक स्वर, अमात्रिक शब्दों के लिए प्रयोग, यानी अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ का बदला हुआ रूप के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ई के लिए ये बड़ी ई, ये ऊ और ये ऊ। री, ये ए, ये आया, ये ओ और ये आओ। इस प्रकार हमने देखा कि जो स्वर है यहाँ पर इनका रूप बदल गया है ना। तो स्वरों का जब रूप बदल जाता है तो वह मात्राएं कहलाती हैं, अर्थात स्वरों के बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। जब भी हम शब्द लिखते हैं तब हम स्वर न लिख करके हम उसके बदले हुए रूप का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा राम, अब राम लिखा तो राम हम ऐसे लिखते हैं, ना कि र प्लस ये आप और ये म। इस तरह आप स्वर ना लिखकर क्या लिखते हैं? इसका बदला हुआ रूप अर्थात मात्रा का आप प्रयोग करते हैं। तो स्वरों का जब रूप बदल जाता है तो वो मात्राएं कहलाने लगती हैं, अर्थात स्वरों के बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। तो आपको मात्राओं के बारे में भी अच्छे से नॉलेज हो गई होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं, ठीक है। अनुस्वार, ये चैप्टर हमारा बहुत लेंथ, हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में, ठीक है। अनुस्वार का अर्थ होता है किसी भी वर्ण के ऊपर ऐसे बिंदी लगती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अर्थात जब हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं जब हम बोलते हैं तो हमारी नाक से इसकी ध्वनि निकलती है। हवा कहाँ से निकलती है? नाक से होकर निकलती है। यानी अनुस्वार का उच्चारण करते समय जो हवा है वो नाक के द्वारा बाहर निकलती है। जैसे कि मैंने कहा अंगूर, अंगूर, तो आप देखो यहाँ पर अ वर्ण के ऊपर अनुस्वार लग रहा है, तो अब इसे अगुर ना बोलकर क्या बोलते हैं हम? अंग, यानी हवा किससे निकल रही है? नाक के द्वारा बाहर निकल रही है ना। और हम अगर ये अनुस्वार हटा दें तो ये क्या बन जाएगा? अगूर, ठीक है। क्या बनेगा? अगूर। और अनुस्वार लगाते ही अब क्या होगा? क्या बन गया ये? अंगूर, अंग। जो ये अनुस्वार की जो उच्चारण जब हम करते हैं तो इसकी जो हवा है वो कहाँ से निकल रही है? हमारे नाक से बाहर निकल रही है। इसी प्रकार देखो गंगा, गंगा, अब गा वर्ण के ऊपर हमने अनुस्वार लगाया है तो इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे तो अंग के रूप में करेंगे। गंगा, क्या बना ये? गंगा। और यदि मैंने अनुस्वार हटा दिया तो ये क्या बन गया? गगा, है ना। तो इस प्रकार आपको ये अनुस्वार समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार क्या होते हैं। कि अनुस्वार का जब हम प्रयोग करते हैं तो इनका जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय इसकी जो ध्वनि है वो हमारे नाक के द्वारा बाहर निकलती है। फिर है अनुनासिक। अनुनासिक,
अनुनासिक का अर्थ होता है चंद्र बिंदु। क्या होता है? चंद्र बिंदु। यानी जब किसी वर्ण के ऊपर ये अनुनासिक लग जाता है तो उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा जो है नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। जैसे कि आँख, ठीक है, आप पे लगा दिया हमने चंद्र बिंदु तो आँख हो गया, यानी गले से भी निकल रही है और नाक से भी इसकी, गले से होकर मुंह से बाहर निकल रही है और नाक से भी इसकी ध्वनि निकल रही है। नाक और मुंह से दोनों से इसकी जब हवा बाहर निकलती है तब हम किसका प्रयोग करते हैं? चंद्र बिंदु का। यदि आप चंद्र बिंदु हटा देंगे तो अभी क्या बन गया? आँख। क्या बन गया? आँख। अभी चंद्र बिंदु लगा दिया तो क्या बन गया? आँख। क्या बन गया? आँख। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने अनुस्वार अनुनासिक भी समझे हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में विस्तार से कि व्यंजन क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा होता है, इसके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। ओके।